आरएन टीवी नेशनल में मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर महिला सशक्तिकरण को लेकर अपना संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि माताओं और बहनों का सम्मान ही देश का सम्मान है और इसी भावना के साथ सरकार इस दिशा में मजबूत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल बताया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आज संसद में पेश होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पीएम मोदी लोकसभा को करेंगे संबोधित। महिला आरक्षण पर संसद में होगी ऐतिहासिक चर्चा। लोकसभा में 18 घंटे, राज्यसभा में 10 घंटे बहस होगी। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण और इसके साथ ही परिसीमन आयोग गठन से जुड़ा बिल भी लाएगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के विस्तारित बजट सत्र का 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है, जो 18 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधनों पर चर्चा केंद्रित रहेगी। सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए 3 संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यह अधिनियम वर्ष 2023 में पारित किया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान परिसीमन विधेयक पर भी चर्चा होगी, जिसमें राज्यों के लिए लोकसभा सीटों का आवंटन और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिला आरक्षण बिल पर संबोधन देंगे, तो वहीं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल को पेश करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में चर्चा का जवाब देंगे। तो वहीं गोरखपुर की पावन नगरी गोरखपुर में बता दें कि गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाए गए 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया गया। इन भवनों का निर्माण लगभग बता दें कि 918 लाख की लागत से किया गया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। यह आधुनिक सुरक्षा ढांचा मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की गई है। और जब वह गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, तब यह भवन स्वीकृत हुआ था। ऐसे अवनीश अवस्थी जी, अपर पुलिस महानिदेशक श्री मुथा अशोक जैन जी, एडिशनल डीजी सिक्योरिटी श्री तरुण गाबा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसका एक ही पक्ष हम देख पाते थे। ये मान्यता होती थी कि सुरक्षा के लिए केवल पुलिस की भर्ती कर लो। अब पुलिस का एक सामान्य आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या डिप्टी एसपी हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी तो एक कॉमन मैन है। हम और आपके ही बीच में से तो वह निकला है। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के बाद जब वह अपनी फील्ड की ड्यूटी करे या मुख्यालय की ड्यूटी भी करे या अलग अलग जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए उसके अलग अलग अंग हैं, उन सभी में से किसी एक में कार्य करे, तो उस दौरान उसकी अवस्थापना सुविधाएं भी उस प्रकार की हों, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम क्या होता था
या तो नौजवान पुलिस भर्ती में आता नहीं था, या फिर जहां तहां रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाता था। 2017 में हम लोग जब आए, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है। 2,19,000 से अधिक। 17 में जब हम लोग सरकार में आए थे, उस समय की स्थिति थी कि पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी। और वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो स्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, उसका परिणाम है कि हम लोग वर्तमान में 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। याद करिए, राज्य वही है, लेकिन समय पर ले गए निर्णय और समय पर दी गई सुविधा का परिणाम क्या है? हमने उसको 200 गुना से अधिक सुविधाओं से संपन्न करने का काम किया है। पहले थाना हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो, पीएससी की बहानी हो, कहीं पे भी पुलिस के कार्मिकों के लिए, पुलिस के अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा नहीं होती थी, अच्छे बैरक नहीं होते थे। परिणाम क्या होता था? या तो किराए पे रहता था, या जैसे तैसे वह अपना जीवन व्यतीत करता था। और यहीं से प्रारंभ होता था। बहुत बार शिकायत आती थी कि फलाने पुलिस वाले ने मेरे घर को कब्जा कर लिया। वो कब्जा नहीं करता था, अब उसके बच्चे की परीक्षा है, मकान मालिक उससे मकान खाली कराने के लिए जबरदस्ती कह रहा है, तो अभी झल्ला के कहता था नहीं खाली करूंगा। तो शिकायत लेकर के पहुंचता था, पुलिस वाले ने मेरे मकान को कब्जा कर लिया। एक सामान्य शिकायत होती थी, आज ये सारी शिकायतें समाप्त। हर पुलिस लाइन में हम लोगों ने 200 पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनाए हैं। महिला पुलिस कार्मिकों के लिए अलग, पुलिस के और पुरुषों के लिए अलग। थाने का मॉडल कैसे होना चाहिए, गोरखनाथ थाने को आप देख सकते हैं, इतना भव्य भवन हम लोगों ने यहां पर बनाया है। ये थाने का मॉडल है। आधुनिक थाना इस प्रकार से बनेंगे। फायर टेंडर के लिए जो बिल्डिंग बनती है, उसकी बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, आज आप जाके देखिए, तेजी के साथ उसका विकास हुआ। हर थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए भी बैरक बनाए गए, महिला कांस्टेबल के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिला पुलिस अधिकारियों के अलग, पुरुषों के लिए अलग। और परिणाम है कि जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ, तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी। और यही कार्य की गति जो सुरक्षा पे ध्यान देकर के समय पे भर्ती, समय पे ट्रेनिंग, समय पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परिणाम है सुरक्षा का बेहतर माहौल बना। और उस सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही प्रदेश के अंदर सुशासन का एक मॉडल खड़ा किया है। और उसी सुशासन का मॉडल आज प्रदेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बारे में लोगों को कहते हैं कि भाई आप जिससे अपेक्षा रखते हैं वहां पर उस प्रकार की सुविधा दीजिए। आज जमीन नहीं है, आप हाई राइज बिल्डिंग बना लीजिए। थाना, पहले थाना का भवन बनता था, लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे, अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी। परिणाम क्या होता था कि लोग जैसे तैसे अपना समय काटते थे। बहुत बार किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को पकड़ करके पुलिस लाती थी,
इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के निवारण को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भाग लेकर विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उत्तर प्रदेश को 2047 तक के एक विकसित राज्य बनाने के विजन को रेखांकित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षावाद और अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं चंडीगढ़ में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला शक्तिकरण और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे देश के विकास में मील का पत्थर बताया और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमने अभी विधानसभा के जो चुनाव थे उसके अंदर एक संकल्प लिया था कि महिलाओं को हम 2100 रुपए दें। मुझे खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में जब कोई संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने का काम भी, उसकी गारंटी भी वो नरेंद्र मोदी है, उसको पूरा करने। हमने पहले ही बजट के अंदर मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं के लिए किया है और मुझे खुशी है इस बात की 5000 करोड़ रुपए का हमने 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी। लाडो लक्ष्मी योजना हमने हरियाणा के अंदर बनाई और मुझे खुशी है कि आज मैंने 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते के अंदर हरियाणा में इस योजना के तहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको हमने लागू किया है। अब जब मेरा दूसरा बजट ये आया था उस बजट के अंदर मैंने इसको और बढ़ाने का काम किया है। 6500 करोड़ रुपए का मैंने इसके अंदर प्रावधान किया है ताकि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जा सके। और मुझे ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है, डबल इंजन सरकार की गारंटी है, परंतु कुछ दल ऐसे हैं जो बात तो करते हैं वोट लेने के लिए, परंतु आज तक कुछ भी नहीं किया गया। आपके पंजाब के अंदर देख लीजिए, पड़ोस में ही है, पंजाब के अंदर कहा गया कि 1000 रुपए देंगे, वही अभी तक नहीं गए। और अब भी कह दिया, अंतिम बजट प्रस्तुत कराया उसमें भी ये कह दिया, कहा जी रजिस्ट्रेशन करेंगे। वही रजिस्ट्रेशन करेगा जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग तो 1 महीना पहला 1000 रुपए पहुंचा देगा, फिर कह देगा भी वोट ले ली, फिर वो बंद हो जाएगा। ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं, परंतु हमारी सरकार ने जो कहा है उसको पूरा किया है। आप देखिए, गारंटी है मोदी जी की कि हमने पहले ही बजट के अंदर प्रावधान किया और उसको लागू कर दिया। बहनों के खाते के अंदर पैसा जा रहा है, बहनों को सशक्त और मजबूत करने का काम। और हमने ये भी कहा है कि परिवार की जितनी बहनें हैं वो उसके अंदर अप्लाई कर सकती है, उन सबको हम देने का काम कर रहे हैं। ये पहली हमारी ऐसी सरकार है जो लगातार महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने राशन डिपो और वीटा के बूथ हमने जो दिए हैं उसके अंदर भी 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको सशक्त किया जा सके। आप सब जानते भी हैं कि महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी ज्यादा होती हैं। इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना, इसी का ही एक उदाहरण है, वो चलाई है। लाखों महिलाओं के जीवन को बदलने का काम उन्होंने किया है। और वहीं आप सब ये भी जानती हैं कि HPV वैक्सीन अभियान के माध्यम से बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने के लिए भी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है और मुझे खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री किशोरी सम्मान योजना के तहत ऐसे परिवारों की जो बेटियां हैं उनको हमने इस योजना के साथ जोड़ करके उसको गति से आगे बढ़ाने। राजस्थान के जयपुर स्थित पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड में बता दें कि 77वें राजस्थान पुलिस दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी आरएसी की 4वीं और 5वीं बाल्टिन, जयपुर कमिश्नरेट की निब्रा स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ स्थानीय महिला बाल्टिन, एसडीआरएफ, जीआरपी, एमबीसी और ईआरटी और इसके साथ ही घुड़सवार बल सहित विभिन्न इकाइयों ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस का गठन विभिन्न रियासतों के लिए पुलिस बलों के एकीकरण के बाद हुआ था। उन्होंने पुलिस बल के साहस और कर्तव्य निष्ठा और बलिदान की सराहना करते हुए शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजस्थान दिवस पुलिस के 77वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों के पुलिस बलों के एकीकरण के साथ राजस्थान पुलिस का गठन हुआ था। इस गौरवमयी यात्रा में राजस्थान पुलिस ने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसाल पेश की है। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका त्याग अमर है। साथ ही में राजस्थान पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और उन जवानों को उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे तपती लू हो या कड़ाके की सर्द रातें हों, चाहे होली दिवाली जैसे त्योहार हों या आपदा की घड़ी हो, हमारे पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। हमें चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि आप जागकर हमारी चौकसी करते हैं। आपके कंधों पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। आप सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान भी कर रहे हैं। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांत प्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेशक और पर्यटक आत्मविश्वास के साथ यहां आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित रविंद्र भवन में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना किया और इसे महिला शक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल समाज में महिलाओं की भूमिका को और भी अधिक मजबूत करेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महिला शक्तिकरण और उनके अधिकारों पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। मुर्मू जी को याद करना चाहिए, जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पद देकर के उनने गौरवान्वित किया है। हमारे लिए गौरव की बात है जब आज हम इस बात के लिए बैठे हैं कि वाकई कल का दिन, कल परसों नरसों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक नया प्रकार का पार्लियामेंट के माध्यम से समय आने वाला है। और वैसे तो ये भी बताना मैं भूलूंगा नहीं, यहां इसी सभागार में कई बहनें नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर निगम की महापौर, सभापति, पार्षद, जहां जहां मोदी जी और हमारी पार्टी की सरकारें रही है, हमने बहन हमारी शोभा जी को याद दिलाना चाहूंगा,
50% का आरक्षण तो स्थानीय निकाय में प्रदेश भर में हमारी सरकार ने हर जगह देने का काम किया। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जिस देश के अंदर माता बहनों के लिए आदि आस्था रही हो, जो देश दुनिया के गौरवान्वित होते हैं। यही नहीं, ग्रहों में सुषमा जी कौन कौन से नाम लें, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। क्या राजनीतिक धाराओं की हमारी बहनों ने अपनी भूमिका बनाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 16, 17 और 18 तारीख को संसद का विशेष सत्र बुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिला शक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक है और देश की माताएं बहनें इसका व्यापक समर्थन कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसी विषय को लेकर प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे समाज में जागरूकता और उत्साह बढ़ रहा है। हमारे देश के पार्लियामेंट में और प्रदेशों के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16, 17 और 18 अप्रैल का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है और इस विधेयक के समर्थन में पूरे देश की हमारी माताएं बहनें अपना समर्थन कर रही हैं। विभिन्न तरह का कार्यक्रम हो रहा है और उसी निमित्त आज यहाँ पर हॉल मीटिंग का आयोजन था, जिसमें हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महापौर मीनल चौबे जी और सभी क्षेत्रों में जो हमारी माताएं बहनें उत्कृष्ट काम करती हैं, संस्थाओं से जुड़ी हुई सभी माताओं के उपस्थिति में और हजारों की संख्या में माताओं की उपस्थिति में आज का सम्मेलन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है और सबने निष्काल देकर अपना समर्थन विधेयक के प्रति जताया है और इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, ये हॉल मीटिंग हो रहा है और एक अच्छा वातावरण महिला विधेयक के पक्ष में छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनाल जिले के मंत्रालय मंडल में बता दें कि एक भीषण सड़क हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर के कारण हुआ। पुलिस के अनुसार मृतक कर्नाटक के क्षेत्र के तीर्थयात्री थे और इसके साथ ही सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संबल जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई ईदगाह और इमामबाड़ी को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण लगभग 7 बीघा सरकारी भूमि पर किया गया था। कार्रवाई के दौरान 4 बुलडोजर लगाए गए और सुरक्षा व्यवस्था के 5 थानों की पुलिस के साथ पीएसी की एक प्लाटून भी तैनात की गई। पूरी कार्रवाई की निगरानी एसडीएम निधि पटेल ने की है। प्रशासन ने बताया कि यह कदम अवैध कब्जा हटाने के तहत उठाया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।